अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी पाकिस्तान नेवी कैडेट 2024 ब्रावो बैच की प्रिपरेशन हमने स्टार्ट कर दी है, जो कि वैकेंसीज़ भी काफ़ी टाइम से अनाउंस हो चुकी हैं, जिनके 18, 19 और 20 तारीख को इसी महीने में टेस्ट स्टार्ट है। तो उसकी हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। लास्ट टाइम हमने फिज़िक्स के कुछ सवाल देखे थे, आज की वीडियो में भी हम फिज़िक्स के देखेंगे और अगर हमारे पास थोड़ा टाइम बचा तो हम इंग्लिश और जनरल नॉलेज भी कवर करेंगे और फिर कल से हम मैथ्स भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो जल्दी से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो हमारे पास पहला सवाल यहाँ पर आ रहा है, AI डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड। अच्छा, वो ऐसी कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिवाइस है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है? वो कौन सी ऐसी डिवाइस है? तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए पर है डीसी मोटर यानी कि डायरेक्ट करंट वाली मोटर, बी पर है ट्रांसफार्मर, सी पर है एसी जनरेटर एंड डी पर है इलेक्ट्रोस्कोप। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी जो है एसी जनरेटर, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बाय अ हॉट मेटल सरफेस इज नोन एज डैश। अच्छा, वो प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक मेटल गरम मेटल की सरफेस पर जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए पर है बॉइलिंग, बी पर है एवापोरेशन, सी पर है कंडक्शन एंड लास्टली डी पर है थर्मियोनिक एमिशन। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी थर्मियोनिक एमिशन बिल्कुल करेक्ट होगा। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पार्टिकल्स एमिटेड फ्रॉम अ हॉट कैथोड सरफेस आर। अच्छा, जो पार्टिकल्स हॉट गरम कैथोड सरफेस, कोई भी हमारे पास हॉट कैथोड सरफेस है उसके अंदर जो पार्टिकल्स एमिट करते हैं वो कौन से होते हैं, उनका हमें नाम बताना है यहाँ पर। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं, नेगेटिव आयंस होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो है हमेशा क्या होते हैं, हॉट कैथोड सरफेस पर जाकर एमिट करते हैं। उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 3, अ स्विच विच हैज हाउ मनी पॉसिबल स्टेट्स। अच्छा, एक जो स्विच होता है उसके पास कितनी पॉसिबल स्टेट्स होती हैं, यानी कि वो क्या क्या कर सकता है एक स्विच कौन से स्विच की मैं बात कर रहा हूँ? जो हमारे पास बटन्स वगैरह लगे होते हैं ना, तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। यानी कि उसके पास कितनी पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं, मतलब वो कितनी चीज़ें कर सकता है। तो एक जो स्विच होता है वो 2 ही चीज़ें कर सकता है, या तो वो ऑन हो सकता है या वो ऑफ हो सकता है। इसके अलावा तो एक स्विच कुछ भी नहीं कर सकता हमारे पास, आप लोग खुद अच्छे तरीके से जानते हैं। तो एक स्विच को जब हम ऑफ करेंगे तो वो, यानी कि फ़ैन का स्विच है, उसको ऑफ करेंगे तो फ़ैन बंद हो जाएगा, ऑन करेंगे तो फ़ैन ऑन हो जाएगा। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन। अच्छा, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड। अच्छा, कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में जो डेटा प्रोसेस्ड हो चुका होता है उसे क्या बोलते हैं? यानी कि अगर हमारे पास कोई डेटा है वो हमने कंप्यूटर में फीड कर दिया है तो अब हम उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए आउटपुट, ऑप्शन नंबर बी इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर सी इनपुट, ऑप्शन नंबर डी प्रोसीजर। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन 1876 मेड अ डैश। अच्छा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो थे उन्होंने 1876 में क्या चीज़ बनाई थी? अच्छा, ये मेरे ख्याल से जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है तो ये भी आ सकता है हमारे पास। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने 1876 में क्या चीज़ बनाई थी? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए पर है मशीन, ऑप्शन नंबर बी पर है कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी पर है टेलीफोन एंड ऑप्शन नंबर डी पर है सेल। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि है टेलीफोन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। At the radio station, sound waves produced are changed into electrical signals.
अच्छा, जो रेडियो स्टेशन पर जो साउंड वेव्स होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं आर चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू, अच्छा जो साउंड वेव्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं रेडियो स्टेशन पर, जो साउंड वेव्स होती हैं वो चेंज होती हैं किस में से, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में से किस चीज़ में चेंज हो जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में होती हैं, उसके बाद वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं रेडियो स्टेशन पे। तो चार ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए माइक्रोफोन, ऑप्शन नंबर बी मॉडेम, ऑप्शन नंबर सी स्पीकर एंड ऑप्शन नंबर डी हेडफोन। माइक्रोफोन जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, रेडियो स्टेशन कौन सा होता है, जो रेडियो स्टेशन यानी कि जो हम सुन रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप मेरी वॉइस सुन रहे हैं ना, तो ये एक आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। अब ये किस चीज़ में रिकॉर्ड हो रही है, ये माइक्रोफोन में, जो मेरी साउंड की जो वेव्स है जो मेरे मुंह से निकल रही हैं वेव्स, अब वो जा रही हैं सीधा माइक्रोफोन में इसमें, तो ये माइक्रोफोन में रिकॉर्ड हो रही हैं, तो इसलिए हम इनका आंसर जो है माइक्रोफोन ही रखें। और रेडियो स्टेशन में भी इसी तरह से होता है, जो भी वॉइस रिकॉर्ड हो रही होती है उनके सिग्नल साउंड वेव्स के जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, माइक्रोफोन में, माइक्रोफोन से ही हमें रेडियो स्टेशन से वॉइस आ रही होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं अपना, एक सेकेंड, हाँ, रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज यूज्ड कैंसरस ट्यूमर्स एंड सेल्स। अच्छा, रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है यूज होता है कैंसरस ट्यूमर्स और सेल्स के लिए। अब वो कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जो कैंसरस ट्यूमर और सेल्स के लिए यूज किए जाते हैं? तो चार ऑप्शन दिए, ऑप्शन नंबर ए पर है P32, ऑप्शन बी पर है I-131, ऑप्शन सी पर है C14 एंड ऑप्शन डी पर है कोबाल्ट 60। CO कोबाल्ट को ही मेरे ख्याल से बोलते हैं, केमिस्ट्री इतनी अच्छी आती नहीं है मगर आई थिंक कोबाल्ट को बोलते हैं, कोबाल्ट 60। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि है कोबाल्ट 60। क्वेश्चन देख लेते हैं हम जल्दी से अपना क्वेश्चन नंबर, ये वेंट टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियाई, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। अच्छा, जब दो हल्के वजन के, लाइट का मतलब है हल्के वजन के जो न्यूक्लियाई होते हैं, जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं और भारी भरकम एक न्यूक्लियाई बन जाता है, न्यूक्लियस बन जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? यानी कि दो छोटे न्यूक्लियाई हैं वो आपस में कंबाइन हो गए, अब वो जब कंबाइन हुए तो वो एक बड़ा न्यूक्लियस बन गया, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में? तो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए है न्यूक्लियर फिजन, ऑप्शन बी है न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑप्शन नंबर सी है बॉम्बार्डमेंट, ऑप्शन नंबर बी है डिसइंटीग्रेशन। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट देख लेते हैं, द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स आर। अच्छा, हमने बताना है कि परपेंडिकुलर फोर्स के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है 2। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम इट्स एक्सीलरेशन इज। अच्छा, हाँ, अच्छा, व्हेन अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, जब एक बॉडी किसी इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो उसकी जो एक्सीलरेशन होगी, यानी कि स्पीड, एक्सीलरेशन बोलते हैं जिसकी स्पीड बढ़ रही हो, उसकी एक्सीलरेशन कितनी होगी, तो ये हमें बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए पर है यूनिटी, बी पर है पॉजिटिव, सी पर है नेगेटिव एंड डी पर है जीरो। तो एक्सीलरेशन उसकी जीरो होगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जब स्टेट कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है ना, यानी कि एक पंखा घूम रहा है, मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ पंखे वाली, एक पंखा गोल गोल घूम रहा है तो वो एक ही स्पीड में घूम रहा है ना, जब तक आप उसकी एक्सीलरेशन ना बढ़ाएं, यानी कि जब तक आप उसको रेगुलेटर से स्विच ना करें, उसकी स्पीड तेज ना करें, तब तक वो एक ही स्पीड में घूमता रहेगा। और वो कौन सी स्पीड होगी? कांस्टेंट स्पीड होगी, और वो बढ़ेगी नहीं, जब तक आप उसको बढ़ाएंगे नहीं तब तक वो बढ़ेगी नहीं। तो जब तक वो बढ़ नहीं रही है तो उसकी जो एक्सीलरेशन है वो क्या होगी? वो जीरो होगी, वो एक ही स्पीड में घूम रही होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, नन ऑफ दिस। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज जो टॉर्क होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, जीरो होती है, या इनमें से कुछ भी नहीं होती। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का मतलब एक होती है क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लॉकवाइज टॉर्क वो होती है जो कि घड़ी के हिसाब से घूम रही होती है। अब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क वो होती है जो कि किससे?
घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में घूम रही होती है, तो वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, जीरो होती है या नन ऑफ दीज, कुछ भी नहीं होती, तो वो जो होती है बिल्कुल पॉजिटिव होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अगला देख लेते हैं, द स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम आर। अच्छा, इक्विलिब्रियम जो अभी मैंने बताया, इक्विलिब्रियम वो स्टेट होती है जिसमें बॉडी कांस्टेंट स्पीड में घूम रही होती है या चल रही होती है, उसकी स्पीड ना कम हो रही होती है ना बढ़ रही होती है। किसी भी बॉडी की स्पीड अगर ना कम हो रही हो ना बढ़ रही हो, वो बिल्कुल एक ही कांस्टेंट स्पीड में जा रही हो, तो उसको उस स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। अब इक्विलिब्रियम स्टेट की कितनी टाइप्स होती हैं, कितनी तरह की स्टेट्स में जो है इक्विलिब्रियम जा सकता है? एक मेरे ख्याल से स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, एक डायनेमिक होता है और एक और होता है, तीन होती हैं टोटल, तो 2 4 3 5। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 3 वो करेक्ट है, मुझे सही से याद नहीं है। एक डायनेमिक होती है, स्टैटिक होती है और एक और कोई होती है, कभी याद आया तो बताऊंगा। उसके बाद अगला सवाल देख लेते हैं, द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इज। अच्छा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है? जी होता है। जी, ये जो आइंस्टाइन की एक इक्वेशन थी हमारे पास, उसके अंदर ये यूज होता था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका यूनिट क्या होता है हमें बताना है, यूनिट यानी कि इसको मेजर किस चीज में इसको मेजर किया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए पर है न्यूटन मीटर किलोग्राम पर सेकेंड, हाँ। उसके बाद बी पर है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर। ऑप्शन सी पर है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम +2, अच्छा न्यूटन मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर किलोग्राम -2। ये ऑप्शंस बड़े छोटे लिखे थे, नजर नहीं आ रहे थे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, जो कि है न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2, एक्सपोनेंशियल -2। उसके बाद हम अपना अगला सवाल देख लेते हैं, एक सेकेंड। हाँ, द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस इज। अच्छा, हमें बताना है कि जो एक्सीलरेशन की जो वैल्यू होती है ग्रेविटी अर्थ पर जो है ग्रेविटी की वजह से जो एक्सीलरेशन की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? आसान सवाल है, सबको पता है। ऑप्शन ए पर है 9.8 मीटर सेकेंड, ऑप्शन बी पर है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी पर है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ऑप्शन डी पर है 98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड पर है द मास ऑफ अर्थ इज। अच्छा, अर्थ का वेट बताना है, यानी कि जो हम जिस जमीन पर रहते हैं उसका वजन कितना है। ऑप्शन नंबर ए पर है 6 × 1024 किलोग्राम, ऑप्शन बी पर है 6 × 1020 किलोग्राम, सी पर है 6.4 × 106 किलोग्राम और डी पर है 64 × 106 किलोग्राम। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, 6 × 10 एक्सपोनेंशियल 1024 किलोग्राम। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज। यानी कि अर्थ के सेंटर में अगर हम जाएं तो उसकी जो वैल्यू होती है ग्रेविटी की वो क्या हो जाती है? तो अर्थ के ऊपर तो 9.8 होती है, उसके नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगी बीच में? तो ऑप्शन नंबर ए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 0, सी इनफाइनाइट, डी 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है 0। बिल्कुल ग्रेविटी 0 हो जाती है अर्थ के सेंटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द मून कंप्लीट्स अ रोटेशन अराउंड द अर्थ इन डैश डेज। अच्छा, जो मून है यानी कि जो चांद है वो जो है अर्थ के अराउंड जो पूरा चक्कर काट लेता है वो कितने टाइम में काट लेता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 28 डेज, ऑप्शन नंबर बी है 27.3 डेज, ऑप्शन नंबर सी है 30 डेज, ऑप्शन नंबर डी है 31 डेज। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है 27.3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट हम यहाँ पर, द यूनिट ऑफ पावर इज। अच्छा, पावर एक फिजिक्स का एक टर्म है जिसका यूनिट हमें बताना है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए पर है जूल, बी पर है कूलम्स, ऑप्शन नंबर सी पर है न्यूटन और ऑप्शन नंबर डी पर है वॉट। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द मास ऑफ एनर्जी इक्वेशन इज। अच्छा, एनर्जी की जो इक्वेशन होती है, जो आइंस्टाइन ने हमारे पास एक इक्वेशन दी थी वो क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए पर है E = mc, ऑप्शन नंबर
बी पर है E इक्वल्स टू एम सी स्क्वेयर, ऑप्शन नंबर सी पर है E इक्वल्स टू एम ऑब्लिक सी, और ऑप्शन नंबर डी पर है E इक्वल्स टू एम सी माइनस स्क्वेयर। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी, जो कि है E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 मेगा जूल इज इक्वल टू डैश। अच्छा, 1 मेगा जूल जो होता है वो कितने किसके इक्वल होता है? 1 मेगा जूल यानी कि 1 मेगा जूल। ऑप्शन नंबर ए पर है 10 एक्सपोनेंशियल 9 जूल, बी पर है 10 एक्सपोनेंशियल 6 जूल, सी पर है 10 एक्सपोनेंशियल 12 जूल, और डी पर है 10 एक्सपोनेंशियल -6 जूल। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि है 10 एक्सपोनेंशियल 6 जूल।